नमस्कार। कोकोनट थिएटर के चाय वाय और रंगमंच के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। सभी थिएटर कर्मियों का स्वागत है और जयदेव जी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद आप सबके सामने मुझे लाने के लिए। ये एक ऐसा लंबा इतिहास है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं कुछ समझ में नहीं आता। इतनी सारी बातें हैं अपने थिएटर कर्मियों से साझा करने के लिए कि अनगिनत तरीके, नाटक, नाटक के डायरेक्टर, नाटक की सब विषय वस्तु, नाटक के कलाकार, अलग अलग स्थान, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो। मैं इन शॉर्ट 30 मिनट के अंदर मैं जो बताने की कोशिश करूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने शुरू किया था कलकत्ते से, एक नॉन थिएट्रिकल पर्सन जो नाटक के बारे में कुछ भी नहीं जानता, एक ऐसे बच्चे के रूप में मैंने शुरुआत की थी। वो 1968 में, बल्कि उससे पहले कहिए 1967 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के प्रोग्राम में योगदान दिया और उसी में मुझे थिएटर करने का एक शौक पैदा हुआ। और एक डायरेक्टर साहब कृष्ण कुमार जी मिले और उन्होंने कहा कि नाटक करोगे? उनका बिल्कुल करूंगा, नाटक के लिए तो मैं तब से देख रहा हूं कहां कर सकता हूं। दूसरी बात है बंधुओं, साथ साथ में बताता जाऊं कि ये वो दिन थे जब नाटक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि घर से ये कोई परमिशन नहीं थी हमारी नाटक में घुसने की, नाटक देखने तक की बड़ी मुश्किल से पिताजी ने कभी, वो भांगवाड़ी थिएटर स्टाइल मूनलाइट थिएटर होता था कलकत्ते में, जहां दिखाया गया था। अदरवाइज हम लोगों को थिएटर करना कोई आसान काम नहीं था। ये एक विद्रोह करना था और कोई नहीं, और कोई रास्ता नहीं था मुझे थिएटर करने का। और रास्ता निकालना था कि किस तरह से धीरे धीरे थिएटर में घुसूं और थिएटर को समझूं। थिएटर में घुसना एक शौक अलग है, एक्टिंग करने का शौक अलग है, लेकिन थिएटर में घुसने के बाद थिएटर को समझना बड़ा मुश्किल काम है भाई। वहां जब डायरेक्टरों ने बताया, एक छोटी सी लाइन मैं नहीं बोल पा रहा था, अब्बा हुजूर जल्दी चलिए अम्मी की हड्डी टूट गई, इतना बोलना बड़े मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वो लंबी कथा हो जाएगी। बांग्लादेश में ले गए थे लोग शो करने के लिए कलकत्ते से, मुक्ति वाहिनी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन वो जिस दिन मैंने पहली बार वो डायलॉग किसी तरह से बोल पाया, उसके बाद ये शुरुआत हो गई हमारी। और जो डायरेक्टर थी सुशीला मिश्रा जी ने, उन्होंने कहा बेटा तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, खाली खुलो, अपने आप को खोलो, क्यों रुकते क्यों हो, किस लिए रुकते हो? हमके पता नहीं। तो एक्चुअली वो था स्टेज फियर। स्टेज फियर को ओवरकम करने के लिए उनके साथ, मम्मी के साथ उन्होंने बड़ा सहयोग किया और वो बेस बना मेरा कि थिएटर में मैं बोल सकूं। थिएटर में विंग्स में घुसने के बाद मैं चुप न रहूं, कुछ बोलूं, जो डायलॉग है उसको वो डिलीवर कर सकूं। और इस तरह से उनके साथ 2-3 नाटक करने के बाद थोड़ी सी हिम्मत हुई कि मैं थिएटर कर सकता हूं। और फिर वहां संगीत कला मंदिर जैसे बड़े ग्रुप थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। और बंधुओं, करते करते 2-3 प्ले के बाद ऐसा हो गया कि रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई और मैं लीड रोल किया करता था। उस समय हीरो, नाटक का हीरो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। नाटक क्या है उससे मतलब नहीं, कॉमेडी नाटक बहुत किए मैंने, अनगिनत नाम है, आपको लिस्ट भेज दूंगा कभी। लेकिन इतने कॉमेडी नाटक के बीच में मैंने आषाढ़ का एक दिन भी किया मोहन राकेश का, और भूमिजा राम बनवास सीता बनवास पर था। तो कुछ नाटक करने, माइथोलॉजिकल, ड्राइंग रूम ड्रामा करते करते 2-3 बड़े डायरेक्टर हमको मिले, जिन्होंने मुझे सिखाया स्टेज पर कैसे खड़ा होना है, कैसे डिलीवरी करनी है। वॉइसिंग मेरी आकाशवाणी से अच्छी हो गई थी। उस वॉइसिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, थोड़ी हेल्प मिली डायरेक्टर की तरफ से, और प्रोत्साहन दिया उन्होंने लीड रोल करने के बाद, और मैं खुल गया अच्छी तरह से। करीब 10 साल के अंदर में मैंने जितने प्लेस किए,
करते करते वो एक ऐसा डल पीरियड आया वहां पर। तीन ही ग्रुप थे, संगीत कला मंदिर, अनामिका और अदाकार, और लिमिटेड ग्रुप था। आपको तो मालूम है, कलाकार एक दूसरे को मौका छीनने के लिए पॉलिटिक्स तो होती है। एक ऐसा समय आया कि अब इसमें यहाँ क्या करूं, और वहाँ इत्तेफाक से गुजराती स्टेज की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वहाँ पे, अदाकार की प्रेसिडेंट पल्लवी मेहता, उन दिनों अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी। उन्होंने कहा कि बंबई जाओगे तो ऋषिकेश मुखर्जी के नाम से लेटर दे देती हूँ, जाके मिलो, और तुम मुंबई में तुम जाना चाहते हो, वहां क्या करोगे, थिएटर कैसे करोगे। मैंने सुना एकटा, आपको बता दूं, लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट किया है इसे। बलराज साहनी जी को से मिला था मैं वहां कलकत्ते में, और उनका इंप्रेशन ऐसा पड़ा था, और उनके बारे में फिल्म फेयर में लंबी चौड़ी एक लेख पढ़ी थी हमने, और तब समझ में आया कि हाउ थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या क्या वो करते थे। इप्टा के थिएटर ग्रुप के साथ वो सोशल वर्क भी करते थे, फिल्मों में काम भी करते थे। बलराज साहनी का शौक ऐसा हुआ कि परिवार में फैमिली फिल्म देखने की बात थी, कि जिसमें बलराज साहनी की फिल्म सराही जाती थी, लोग देखना चाहते थे, पिताजी दिखाते थे कि बलराज जी की फिल्म लगी है। वैसे शम्मी कपूर जैसे जिनको मैं पसंद करता था, वो देखना अलाउड नहीं था, अब चुपचाप चुपके से आप देख लीजिए, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अब बलराज जी का जो लेख पढ़ा मैंने, एक मेंटली टर्न अप हुआ, और फिर धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि मैं लकी था कि बहुत सह कलाकार थी उषा गांगुली, जो अब नहीं रही, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको याद कर रहा हूं। उनके साथ 2-3 प्लेस किए संगीत कला मंदिर में। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था रंगकर्मी, और उन्होंने कहा कि अंजन हमारे यहाँ आओ। वहां पे रुद्रप्रसाद सेनगुप्ता बंगाल के एक जाने माने डायरेक्टर थे, उनसे कुछ प्रोत्साहन मिला कि आप नाटक क्यों करते हैं, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए, सिर्फ डायलॉग बोलने के लिए, पर्पस क्या है आपका, क्या डिलीवर करना चाहते हैं ऑडियंस को, कुछ दे रहे हैं उनको, या सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो फिल्मों में भी हो सकता है, नाच गाना बहुत कुछ है। थिएटर में क्या चीज है, थिएटर वो संवाद है जिससे मनुष्य के सुख दुख तकलीफ, हर तरह की सुविधा असुविधाओं का उन्हें ज्ञात कराना, एक दूसरे से बातचीत करके, ऑडियंस से बातचीत करके, इस कदर कि वो उस प्रॉब्लम को समझे, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ पर्पस हो, कुछ पर्पस होना चाहिए। हमने कहा ये क्या पर्पस होगा, हमारे नाटक करने से उसको क्या पर्पस होगा, न करके देखो। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस समय बंबई में, मैं वहां नौकरी करता था इलाहाबाद बैंक में, और बिना नौकरी के बंबई जैसी जगह पे आना, मेरा एक साथी था सुरेश शर्मा, उसने कहा यहाँ 3 ग्रुप है, जो जितना करना था तुमने यहाँ कर लिया, अब तू बंबई चला जा। थोड़ी बहुत फिल्म की ललक तो थी। आपने प्रश्न में रखा है कि क्या कारण था कि आप बंबई आ गए। एक तो थिएटर की एक ऐसी स्थिति हो गई थी हिंदी थिएटर की कि लिमिटेशंस हो गए थे, और नाटक एक ही जैसे नाटक बार बार किए जाते थे, खाली राइटर अलग हो जाते थे, सब्जेक्ट करीब करीब एक जैसा था, चाहे कछुआ खरगोश कहो, चाहे आसमान से गिरा कहो, चाहे चक्कर पे चक्कर करो। इस तरह के नाटक करते करते, बर्फ की मीनार करते करते रिपेटरी में किया वहां पे, और रिपेटरी करने में मुझे कुछ और नाटक करने का शौक जगा फिल्मों से ज्यादा। मुझे पता लगा कि इप्टा वहां बंबई में है, लेकिन कलकत्ते में रह के मैं इप्टा के बारे में नहीं जानता था, जो एक गढ़ था पहले। तो मैं सिर्फ बलराज साहनी को लेख पढ़ के मैं चाहता था कि बंबई जाऊं, फिल्मों में भी कोशिश करूं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ पर थिएटर करने का जगह मिलना चाहिए। वहां आबा दुलिया नाम की एक एक्ट्रेस, एक बंगाल में एक फिल्म की थी मैंने, चमेली मेम साहब, वहां मुलाकात हो गई आबा दुलिया जी से। अभी वो आबा रंजन है, राकेश रंजन जी, साउंड रिकॉर्डिस्ट की वाइफ, अच्छी एक्ट्रेस थी।
मेन लीड कर रही थी मिठुन चक्रवर्ती और टॉम अल्टर और चमेली मेम साहब, चाय बगान की कहानी थी। वहाँ आबा जी मिले और उनसे पूछा मैंने कि अच्छा बम्बई में थिएटर वगैरह होता भी है? बोला हाँ एक आध ग्रुप है। उन दिनों 78 के आसपास समझ लीजिए, बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं थे। गुजराती थिएटर था, INT, इप्टा और कुछ एक ग्रुप थे। लेकिन मैंने कहा कि वहां कैसे? बोले दुबे जी का ग्रुप है, सत्यदेव दुबे जी का। मैं सत्यदेव दुबे जी के लिए, हाँ श्यामानंद जालान जी वहां वेल नोन डायरेक्टर थिएटर के हैं, रहे थे, अब नहीं रहे। उनसे एक लेटर लिया था सत्यदेव दुबे जी के नाम से। सत्यदेव दुबे जी से मिला तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो मैं प्ले नहीं कर रहा हूं, ये प्ले करूंगा तो तुम मिलना मुझसे। फिर दिनेश ठाकुर से मिला। फिर इप्टा का दरवाजा ढूंढ रहा था कि है किधर ये, और मुझे एक इत्तेफाक से जावेद खान साहब एक मिल गए, कॉमेडियन जावेद खान। उन्होंने कहा कि इस जगह पे होती है थिएटर, और इप्टा ज्वाइन किया मैंने। वहां से थिएटर की एक दूसरी शुरुआत होती है। वो रुद्र बाबू ने कहा था कि आप थिएटर क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, क्या समझाना चाहते हैं लोगों को, कुछ मैसेज क्या देना चाहते हैं, या जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसमें जो आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं उससे क्या डिलीवर होगा, ऑडियंस को क्या मिलेगा। ये चीज दिमाग में आई कि हम क्या दे रहे हैं उनको। उतनी 3 घंटे के अंदर, पहले कलकत्ते में उस समय जो नाटक हुआ करते थे, कलाकार बहुत मजबूत हुआ करते थे क्योंकि उनको फिल्मों का चस्का नहीं था, वो नाटक का चस्का था, और नाटक कैसा होना चाहिए वो होता था। पर 3-3 घंटे 3.5 घंटे के प्ले यहां भी होते थे, वहां भी होते। वो एक अंतर है कलकत्ते और यहां में। नाटक अब तो समय 2 घंटे से ज्यादा कोई देखना नहीं चाहता प्ले। समय ऐसा आ गया है, कमर्शियल प्लेस आ गए हैं, हर चीज कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जा सकता है। नेचुरली बिना मॉनेटरी गेन के आप नाटक और आगे करेंगे कैसे? तो इप्टा में आने के बाद बंधुओं, मुझे जो ट्रेनिंग मिली उसी का रिजल्ट है कि आज तक मैं ये काम कर पा रहा हूं। जो मजबूती मिली मुझे दिल के अंदर कि नाटक क्यों करते हैं, इसके लिए मैं लेट RM सिंह को याद करता हूं, जिन्होंने मुझे रिहर्सल्स के बाद ट्रेन में चलते चलते बताते थे कि नाटक हर कैरेक्टर का, उसके आसपास का रियलिस्टिक कैरेक्टर क्या होता है। ये नाटक जो लिखा गया है, ऐसा क्या समाज में ऐसा कोई आदमी है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे सीरियस हो, चाहे किसी भी तरह का प्ले हो, क्या ऐसा आदमी कहीं है? फिर मुझे पता चला एक और एक्टर, वेल नोन गुजराती और हिंदी थिएटर के संजीव कुमार साहब, जो अपने फिल्म को, कैरेक्टर को करने से पहले असली कैरेक्टर को देखने जाते थे कि इस तरह का कैरेक्टर कहां है, और उसको उतारते थे। यही कारण है, इन शॉर्ट मैं बताऊं, कि एक मंचली का संजीव कुमार और अर्जुन पंडित का संजीव कुमार, संघर्ष का संजीव कुमार, और ये जो सुपरहिट फिल्म क्या नाम थे भाई, अमिताभ धर्मेंद्र और शोले का संजीव कुमार, या राजेंद्र सिंह बेदी के कैरेक्टर्स, या गूंगे कैरेक्टर गुलजार साहब के। खैर जो भी हो, कैरेक्टर को कैसे पकड़ें और कैरेक्टर में कैसे जान दें, यही मेरा सिलसिला रह गया। इसी को लेके मैं आगे बढ़ता रहा। यहां आने के बाद जो सबसे बड़े डायरेक्टर हमको मिले RM सिंह के बाद, वो है मिस्टर MS सत्यू। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, लाइफ, जिंदगी के साथ जोड़ना, और आसपास क्या हो रहा है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कैरेक्टर जिसको पोर्ट्रे कर रहा हूं मैं। चाहे वो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर कर रहा हूं, बकरी नाटक में कई कैरेक्टर किए, चाहे अटल जी का कैरेक्टर हो, चाहे मिसेस गांधी का कैरेक्टर हो, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, तो उनको स्टडी करना, ऐसे नहीं करना संवाद लिया और तुरंत याद करके बोल दिया, नहीं, वो कैरेक्टर के पीछे क्या है, उसके दिमाग में क्या है,
सब टेक्स्ट क्या है उसका। मैं पूरी तरह से मेथड एक्टर तो नहीं बोलूंगा मैं अपने आप को, मैं स्टैनिस्लॉवस्की को भी मैं फॉलो करता रहा हूं और साथ में ब्रेख्ट को भी। जो जिंदगी के नजदीक हो, जिस विधा में सबसे ऑडियंस के नजदीक आ सके, वही सबसे अच्छी विधा है। मैंने एम.एस. शत्रुजी के साथ जितने काम किए, कम से कम 9-10 प्ले किए हमने उनके साथ, बकरी के अलावे सफेद कुंडली और क्या नाम है, डंडे का घोड़ा, कुरुक्षेत्र से कारगिल तक। पर इप्टा में क्यों आए हैं आपने पूछा था, उसका कारण ये था कि क्वेश्चन आंसर देख लेना भैया कुछ। कारण ये था कि इप्टा में जो धुरंधर लोग मिले एज ए डायरेक्टर, रमेश तलवार, अब प्ले करते करते इस 50 सालों में जो मैच्योरिटी आती है, इसको रियाज कह सकते हैं आप। पूरा एक्टर तो नहीं, अभी भी अपने आप को कह सकता हूं, पर एक नाटक मिला कश्मकश रमेश तलवार का, उसके अंदर घुसने का मौका मिला मुझे। उनके डायरेक्शन जो कुछ आर.एम. सिंह साहब की तरह थे, इज ए वेरी हार्ड डायरेक्टर इन द बिगिनिंग। आपको कभी कभी गुस्सा आ जाएगा कि क्या यार, इतना तो भी मैं जानता हूं, लेकिन बाद में पता चला कि कैसे उन्होंने कैरेक्टर को एक जगह सेट किया और फिर कैरेक्टर कैसे धीरे धीरे खुलने लगा अपने आप, क्योंकि उस कैरेक्टर का जो एक्टर है उसने देखा कि हम ये जो कैरेक्टर है ये ऐसा कहाँ है, हमारे आसपास है, या ऐसी कुछ घटना हो रही है जो 1971 या 80 में हुआ होगा, जहां की कहानी है। मैंने वो देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आज मैं कश्मकश में जो आनंद लेता हूं, शायद किसी बहुत बड़े नाटक में नहीं ले पा रहा हूं। मोटे राम का सत्याग्रह कॉमेडी है, सीरियसली आप करते हैं, पर कॉमेडी निकल के आती है। आपको सीरियसली करना होगा, आप कॉमेडी नहीं कर सकते उसमें। आप कॉमेडी करने जाएंगे तो उसका नाटक का कॉमेडी हो जाएगा, नाटक का सब्जेक्ट ही निकल जाएगा। नाटक का सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ था। मोटे राम जैसे पंडित अपना धंधा छोड़ करके अंग्रेज साहब के पीछे लग गए, उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम में घुस गए सिर्फ पैसे के लिए, और फंस गए, अपने बीच में लटक गए वो। तो ये सब जो नाटक करते करते जो जीवन का अनुभव हुआ, नाटक जीवन से जुड़ा हुआ है भाई साहब, उससे अलग नहीं कर सकते आप। चाहे आप एक्टर का काम करें, चाहे आप बिजनेसमैन बने, चाहे आप स्कूल टीचर बने या साइंटिस्ट बने, एक्टर इंसान को सही रास्ते पर लेके आता है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें यह पॉसिबल है। नाटक जितना करेंगे आप, उतना जीवन को समझ सकेंगे। जीवन को समझने की सबसे बड़ी तरकीब यही है मेरे हिसाब से। जितना साहित्य पढ़ सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल उतार सकते हैं। और क्या प्रश्न है भाई? जयदेव ने पूछा है कि ज्यादा पैसे कहाँ मिलते हैं टीवी, ज्यादा पैसे कहाँ मिलते हैं? मोर मनी इन टीवी और थिएटर एंड व्हाई? सवाल पैसे का नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी की लंबी कहानी अगर सुनाने जाऊं तो आपको पता चलेगा, थिएटर के डेट्स में मैंने बड़ी बड़ी शूटिंग ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मुझे छोड़ना पड़ा। साउथ की फिल्में वागले की दुनिया के बाद इतनी जोरों से थी कि थिएटर का डेट छोड़ करके मैं नहीं किया। और हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन भी था, वही डिसिप्लिन था, चाहे वो हंगल साहब कहें, चाहे रमेश तलवार जी कहें। आज तो सिचुएशन ऐसी है कि सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है सबको। इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की ऐसी, कलाकार कैसे चलाएगा। लेकिन हमारे जमाने में नहीं, तो पैसा था, लेकिन उस समय वो पैसा जरूरी था या 100 रुपया का शो।
ये आपका विवेक है। आप नाटक करना चाहते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ना चाहते हैं मत छोड़िए। किसने कहा कि मत करिए नाटक? लेकिन अगर नाटक करना है, नाटक की श्रद्धा रखनी, मां सरस्वती की उपासना करनी है, ये गुरु है, गुरु, गुरु की कृपा से ही होता है साहब। ये लगन को ले आना, चाहे कोई भी तरह का नाटक कर रहे हो, उस लगन से करिए। पैसा कहीं भी हो, वेब सीरीज में बहुत अच्छा पैसा है जो हमने किया अभी, आउट ऑफ लव, सिनेमा से भी अच्छा है। सिनेमा में पैसे कमाए हमने, घर गृहस्थी चलाता हूं, लेकिन एक लिमिटेशन है संतुष्टि का, कि क्या आप सुबह ईश्वर को याद करना छोड़ देंगे? क्योंकि पैसा है वहां पर। आज हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे, आपका दिल नहीं गवाह करेगा, कहीं आप गिल्टी फील करेंगे। इससे पैसा कहीं भी हो, हाँ एडजस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। पैसा कौन छोड़ना चाहता है? बाहर नाटक करता हूं तो पैसे मांगता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर दे ही नहीं सके। और क्या प्रश्न बताते जाओ। व्यूज ऑन डूइंग प्लेस विदाउट एनी पॉलिटिकल मैसेज और सोशल मैसेज। क्यों? मैं भी कर रहा हूं, इशारों में एक कमर्शियल प्ले कर रहा हूं जयदेव का, और अच्छा प्ले है। सब्जेक्ट है उसमें पति पत्नी के रिलेशनशिप में डाइवोर्स वाला केस है, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, पर पॉलिटिक्स का असर है कहीं पर, सब्जेक्ट में है, आपको ढूंढना पड़ेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन है कैसा, मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है। कैरेक्टर करने के पहले तो जानना पड़ेगा। आप एक वकील हैं, डाइवोर्स केस लेते हैं, वेल टू डू है, खाना पीना बराबर होता है, घर के अंदर पति पत्नी के रिलेशन, मार्केट का मतलब बाजार का प्रभाव मेरे परिवार में क्या पड़ता है, जो मैं कंसल्टेंट हूं डाइवोर्स केस का, मैं कैसे घर चलाता हूं। नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है। पॉलिटिक्स देखिए, कोई मतलब ये नहीं कि राजनीतिज्ञों की क्रिटिसिज्म करिए। पॉलिटिक्स क्या है कि आपका समाज जो है राजनीति से प्रभावित है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो अच्छा प्रभाव भी है, उसका असर नहीं दिखाएंगे आप। आपके घर में पैसे हैं कितने, कई लाख हैं या कई हजार हैं। अभी कोविड के टाइम पे लोग पैदल चले जा रहे हैं, उनका कोई कैरेक्टर करना हो तो क्या करेंगे? उसकी माली हालत देखेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे कि क्या बोलता है, सोशल कंडीशन देखेंगे। ये तीनों चीज के बिना कर ही नहीं सकते। आप गलत कर रहे हैं, कहीं पर मिस कर रहे हैं कोई चीज, आप खुद अपने ढूंढ के देखिए, मिलेगा आपको। Sir, there's this question. Any moment of your life which is most remembered to you while doing rehearsal or show? By Sagar. रिहर्सल वही मैं बताया कि कश्मकश का याद है कि आई वॉज लेट, जनरली लेट लतीफ हो जाता हूं मैं। जहां भी जाता हूं, कभी समय से पहले पहुंच जाता हूं, कभी समय की बात पहुंचता हूं। एक बहुत बड़े शायर का तो आखिरी क्षमा करते वक्त मिला है वो, कभी भी कहीं आज तक कहीं समय से पहुंचा हूं। और मनमोहन कृष्ण जी करते थे वो रोल, अभी कुलदीप सिंह जी करते हैं। आखिरी क्षमा एक नाटक है, अब उसमें उस समय की राजनीति दिखती है, मुगलों के सल्तनत में क्या चलता था, वहां सोशल स्टेटस क्या था, अंग्रेजों का जमाना भी था साथ में। तो खैर, आपने क्या पूछा था? कि कोई ऐसा मोमेंट है रिहर्सल्स करते वक्त? रिहर्सल करते वक्त कश्मकश में मैं लेट हो गया। रमेश जी डांटने के बदले क्या किए, मैं और सुलभा जी थे, रमेश जी बस उठ के नीचे चले गए, सेकंड फ्लोर से एकदम ग्राउंड फ्लोर में जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए।
मैं दौड़ता हुआ गया, लेट हो गया। उन दिनों मैं देवानंद की फिल्म भी कर रहा था गुजरात में, और उधर करते थे, हालांकि वो एडजस्ट करते थे जब मुझे समय होता था। जिस दिन शूटिंग नहीं होती तो हम लोग करते थे। इज वेरी एडजस्टेबल ऑल्सो, बट इज वेरी रिस्ट्रिक्ट वाइल रिहर्सिंग। सेम विथ सत्यू। तो कई बार तो नाराजगी होती थी। और मेमोरेबल और क्या क्या है? मेमोरेबल वाला जो बताइए। और एक याद है मुझे फिल्मों में, सॉरी वी आर हैविंग ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो। बोलूं? एक याद है जेपी दत्ता के साथ गुलामी फिल्म के समय। वो भी यहाँ एक नाटक करते करते हम लोग वहां पहुंचे थे, और ही वॉज वेरी एंग्री। आप नाटक छोड़ दीजिए, रिहर्सल छोड़ दीजिए, आप नाटक करेंगे फिल्म करेंगे। हम क्या, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं 6 दिन के बाद करूंगा, आपकी शूटिंग 6 दिन के बाद है, 6 दिन का शो है हमारा, कर ले दीजिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नाटक छोड़ना पड़ेगा। हम क्या अजीब बात कर रहे हैं आप, जब आपके डेट से क्लैश नहीं कर रहा है तो आप मुझे नाटक छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? और मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर आपकी फिल्म छोड़ता हूं। गुलामी के बाद की बात है, दूसरी फिल्म गुलामी में एक बार उनसे अचानक वो मुझ पर बरस पड़े। धर्मेंद्र जी का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया उन्होंने। ये कुछ मेमोरेबल है, लेकिन मैंने इन चीजों को दिल से लगा के कभी नहीं रखा, क्योंकि हर घटना कंस्ट्रक्टिव होती है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है। डॉली जी का क्वेश्चन है, एनी इंसिडेंट विच डिस्टर्ब्ड यू आफ्टर विच यू फेल्ट लाइक वॉकिंग ऑफ फ्रॉम थिएटर? ये घटना कलकत्ते में हुई थी। कभी कभी जो जरूरत से ज्यादा अति पॉलिटिक्स करने की वजह से ऐसा लगता था, लेकिन कभी मैंने रिहर्सल छोड़ के कभी मैं नहीं गया। तो मन के अंदर कभी होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है मेरे लिए कि रिहर्सल छोड़ के, चाहे अच्छा लगे न लगे, गुस्सा हो ना, रिहर्सल छोड़ के तो भाई मैं नहीं जाऊं। वही उपासना है, उसी रिहर्सल से मैं बना हूं। मैं जो कुछ भी जानता हूं उस ड्रामे की रिहर्सल से जानता हूं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। पर मैं उन फिल्मों के कलाकारों को धन्यवाद देता हूं जो अभी भी थिएटर चलाते हैं। और आपने पूछा भी है कि कौन अच्छा थिएटर एक्टर आपको लगता है। मैं नसीरुद्दीन शाह को नहीं भूल सकता, और परेश जी को याद करता हूं कि हर हालत में वो आज भी, पता नहीं इस समय पॉलिटिक्स में जाने के बाद थिएटर करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर काफी दिनों तक कहते थे ना लोग कि क्या जरूरत है आपको थिएटर करने की। उन्हें क्या बताऊं, क्या जरूरत है आपको खाना खाने की? जिंदगी में मेंटल खाना कहां से मिलेगा आपको? थिएटर से मिलेगा। और दूसरी बात है, बच्चों के लिए थिएटर इतना जरूरी है, गलत बातें दिमाग में नहीं आएंगी। सही चीज, सही रास्ता, जीवन का रास्ता मालूम पड़ता है कि यही एक रास्ता है। Someone is asking कि आपने कभी राइटर या डायरेक्टर क्यों नहीं ट्राई किया? राइटर तो अभी लगता है कोविड के समय राइटर बनना पड़ेगा। जो कुछ देख रहा हूं न्यूज में बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय राइटर। लेकिन मैंने क्या है कि एक्टिंग की विधा ये भी बन जाऊं वो भी बन जाऊं की इच्छा नहीं है। जो काम को कर रहा हूं मैं, जिस काम को, उसको मैक्सिमम उसको एक पहुंच देना चाहता हूं। डायरेक्टर बन सकता हूं, अगर ऐसी मजबूरी आ गई हमारे थिएटर ग्रुप में कि भाई तुमको डायरेक्ट करना ही पड़ेगा तो करूंगा। मैं असिस्ट करता हूं, इम्प्रोवाइज करता हूं। 90% मेरे काम इम्प्रोवाइज्ड होते हैं। सीन करते करते लाइंस अपने आप आने लगते हैं। और ये अपने यहाँ राकेश बेदी हमारे को एक्टर हैं, हमारे इप्टा में मैंने सुलभा जी तो है ही हैं, उसके अलावे मैंने राकेश के साथ आई एंजॉयड जब भी काम किया उनके साथ, ताजमहल का टेंडर। और अवतार गिल जी, लोग नहीं कहते थिएटर में ज्यादा उनको, पर उनके 2-3 प्लेज हमने, तसद्दुक हुसैन का एक कैरेक्टर किया उन्होंने,
और एक हमारे साथ कश्मकश साड़ू भाई करते हैं, मार्वलस, एक्सेलेंट। क्या पूछा था आपने? कि कभी राइटर या डायरेक्टर क्यों नहीं बने? डायरेक्टर नहीं, डायरेक्ट इतना बहुत बड़ा शौक नहीं, मुझे एक्टिंग करने का शौक है। इस कैरेक्टर को उतारूं, उस कैरेक्टर को उतारूं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बहुत से हमारे समाज में नए नए निगेटिव कैरेक्टर्स आए हैं जिसको उतारना चाहता हूं मैं। बहुत से पॉलिटिकल कैरेक्टर्स है, उसको उतारना चाहता हूं, लेकिन सब्जेक्ट होगा तभी ना। कोई जानना चाह रहे थे कि वागले की दुनिया की चंद रोमांचक किस्से बता सकते हैं क्या? रोमांचक, सबसे बड़ा रोमांच जो था वो आर.के. लक्ष्मण थे, जो पहली मुलाकात में कहा कि आई डोंट लाइक योर एक्टिंग, आई डोंट लाइक योर हिंदी, इफ आई विल बी इन योर प्लेस आई विल enact लाइक दिस। यानी उन्होंने एक्टिंग करके बताया, और दैट वाज अ चैलेंज टू मी, बिकॉज़ ही वाज चैलेंजिंग मी। कुंदन शाह जी ने हमको उनके सामने ले गए थे। वागले के टाइम पे पहले एपिसोड होने के बाद दैट, हाँ, एक हम उनको बोलना भूल जाएंगे कि अगर आर.के. लक्ष्मण भी एक बड़े गुरु निकले जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। पहले मैं बड़ा लाउड एक्टर होता था, और उस वागले के बाद सटल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई FTII NSD की कोई ट्रेनिंग नहीं ली भाइयों। मैं थिएटर करते करते सीखा हूं, रियाज जिसको कहते हैं, रियाज करता हूं, और जो अच्छी चीज देखता हूं उसे पिकअप करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो बड़ा फिल्म का एक्टर हो, चाहे वो थिएटर का एक्टर हो, चाहे डॉक्टर लागू हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। जो उनको समझने की कोशिश करिए तो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं जो मैं नहीं दे पा रहा हूं। आर.के. लक्ष्मण की वजह से उन्होंने पहले एपिसोड में कहा कि बहुत लाउड है ये एक्टर अभी भी, जबकि सबको बहुत पसंद आया था, पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पूरा कंट्रोल में था। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग ही इज द बैरोमीटर ऑफ माय सीरियल वागले की दुनिया। बहुत बड़ा टीचर था। कुंदन शाह जी ने खुद कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, नहीं तो मैं भी सोचा था कि इतनी सटल चीज टेलीविजन में कैसे ठहरेगी, लेकिन सबने देखा, पसंद किया, और आज तक लोग नहीं भूल पा रहे हैं। अंजन श्रीवास्तव वागले के नाम से जानते हैं। और क्या क्वेश्चन है? एनी टिप फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स? उनको मैं तो यही कहूंगा, जैसे मैंने कहा था, बच्चों के लिए थिएटर सबसे बड़ी एजुकेशन है। पर ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, वो करने के साथ थिएटर में जिंदगी में डिसिप्लिन रहना वो एक रास्ता बताता है। जो एक्टर बनना चाहते हैं भाइयों, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, अगर आपको मौका मिलता है NSD में एंट्री लेने का तो जरूर लीजिए। जहां जहां मौका मिलता है थिएटर करने का जरूर कीजिए, लेकिन हताश मत होइए। अगर थिएटर करना है तो पीछे लग जाइए कि मुझे ये रोल करना है। प्लेस देखिए, नए बच्चों को चाहिए वो प्लेस देखें, नाटक देखें, हर तरह का नाटक देखें। आपको लगता है कि मौका नहीं मिल रहा है, ये कैरेक्टर होता तो मैं कैसे करता, उसकी रियाज कीजिए। आपको जो सबसे अच्छा नाटक पसंद आता है, सबसे अच्छा कैरेक्टर पसंद आता है, उसके पीछे पड़ जाइए, उसके रिहर्सल में घुस जाइए, और डायरेक्टर को मजबूर कर दीजिए अपनी लगन से, हाँ मुझे ये करना है, और डायरेक्टर सोचे कि एक बार इसको मौका देके देख लेते हैं। जैसे हंगल साहब ने संजीव साहब को एक कैरेक्टर करने से मना कर दिया, और संजीव साहब हरिभाई पीछे पड़ गए कि नहीं मुझे एक बार करने दीजिए। वो प्रॉम्प्टिंग करते थे उसमें, और एक पारसी का कैरेक्टर करके जो बताया उन्होंने, तो सब हैट्स ऑफ। तो लगन होगी तो कैसे नहीं करेगा, कौन रोक सकता है आपको? एस्पायरिंग एक्टर को रियाज करना, रिहर्सल करना, पर एक चीज है, नाटक की एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को छोड़ के ये भी कर लूं वो भी कर लूं नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। नाटक का सब्जेक्ट, नाटक का डायरेक्टर क्या कहता है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो नाटक नहीं सही नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में आपको रियलाइज होगा। तो जितना आप उसमें बधेंगे, ये कहते जो है ना, हीना घिस घिस के बनता है, बिना घिसे नहीं होगा भाई साहब। चाहे कोई, ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कोई फैक्ट्री नहीं है, इंस्टीट्यूशन कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पे आपको एक्टर बनाया जाए।
कि आपको डाल दिया वो एक्टर बन के निकल गए। आपको रियाज करना पड़ेगा, रिहर्सल्स करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। कितनी समझ बढ़ती है आपको कितने जल्दी ग्रैस्प करने की। इसलिए जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। बहुत लिटरेचर है साहब, हर भाषा में हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। लोग अनुवाद कर करके तो नाटक कर रहे हैं। इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। बस नए एक्टरों को यही कह सकता हूं भाइयों, विश यू ऑल द बेस्ट, यही कह सकता हूं। एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई प्ले कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं चल रहा है या फिर उसकी ऑडियंस नहीं आ रही है तो उसे करते रहना चाहिए कि? मैं समझता हूं कि नाटक जिसने उठाया है, जिसने लिखा है, ये सोच के कि बहुत सारे शोज होंगे, पर एक ही आज के जमाने में माली हालत तो देखनी पड़ती है। पर हम लोग इप्टा में जैसे पहले करते थे, ऑडियंस मिले ना मिले 6 शो तो करेंगे ही। नाटक सिर्फ एक डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है। नाटक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर जो तैयार हो कि हाँ भाई इसको बदलना पड़ेगा, लाइन्स बदलने पड़ेंगे, और एक्टर्स की उतनी जिम्मेदारी होती है। अगर वो सोचे कि मुझे क्या है यार, मुझे कहा करने के लिए रोल मैंने करके दे दिया, नहीं, आपको टीम के साथ जोड़ना चाहिए। कहते ये एक फुटबॉल मैच की तरह होता है नाटक करना। ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप दूसरे प्ले में देखा है आपने पर आपको प्ले करने का मन है? भाई साहब, मैंने कहा ना कि नसीरुद्दीन शाह के प्लेज कुछ ऐसे हैं जो साइंटिस्ट का रोल उसने किया है, आइंस्टाइन। मैं करना चाहूंगा मौका मिले तो। बस, और एक और क्वेश्चन था, कोई एक एक्टर जिसके साथ आप अनकंफर्टेबल फील करें या कंफर्टेबल फील करें? मैं किसी एक्टर के साथ अनकंफर्टेबल नहीं फील करता हूं, क्योंकि मुझे ये जानना है कि वो क्यों अनकंफर्टेबल है। मैं पूरा घुस जाऊंगा नाटक में और मैं देखूंगा कि नाटक में हर पात्र जो डायरेक्टर ने आपको चुना है तो वो करे, आप ही करें, उसको बदले नहीं, उसको इम्प्रूव करें। मैं उसको नहीं बोलूंगा कि इसको हटा दीजिए इसके। उस नाटक में तो ऐसा भी प्रोविजन है कि उसकी कमी को आप उसको पूरा कर सकते हैं, अगर आपको एक्टर है उसके साथ सीन कर रहे हैं तो। बस ये सारे क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चन है, देख लो भाई। एक सारे पूछ लिए। और अनंत महादेवन जी नमस्ते कह रहे हैं। नमस्कार अनंत जी, और बहुत बहुत नमस्कार। विनीत तिवारी जी भी नमस्ते कह रहे हैं। विनीत तिवारी, हाँ, हाँ, लाइव है, नमस्ते कह रहे हैं। नमस्कार विनीत तिवारी। हाँ जी, इप्टा। अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, भोपाल से, इंदौर से। नमस्कार नमस्कार भाई। इप्टा वाले बंधुओं आपको भी नमस्कार, नॉन इप्टा वाले बंधुओं, थिएटर के बंधुओं सबको नमस्कार, हर भाषा के कलाकारों को नमस्कार। उनकी वजह से तो थिएटर चल रहा है। थिएटर को जिंदा रखिए, बस इतना ही कहना है। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। आज की डेट का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है? रिपीट क्वेश्चन है, अभी आपने कह दिया ये तो मैंने कहा, पर आज भी नसीरुद्दीन ही करते हैं एक्टर, पर थिएटर में और बहुत सारे एक्टर हैं, मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे कहूँ। ऐसा नहीं, उनके बारे में सुनता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ इस वक्त। खाली देखिए, थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, एक्टिंग वही है, खाली लेंस टेक्निकली आप बदल सकते हैं, देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है, ऑडियंस हॉल में अलग बात हो जाती है। यू हैव टू डिलीवर, ये स्क्रीन वॉइस भी होगी, ये आप धीरे धीरे भी बोल रहे हैं उसको सुनाई पड़े, ऐसा संवाद भी अगर हो तो। थिएटर का यही है। अब तो थिएटर काफी एडवांस हो गया है, पृथ्वी थिएटर ने काफी एडवांसमेंट दे दिया है। आप एकदम सामने सामने एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी ऑडियंस से। कोरोना वायरस के टाइम में जो लोग घर पर हैं और अभी काम नहीं है, स्पेशली वो एक्टर्स क्योंकि ऑडिशन नहीं जा पा रहे हैं, और उनके लिए कुछ बुक्स आपने रेकमेंड किए थे। मैं तो कहूंगा कि मैं जो
पसंद करता हूं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां काफी है, जो आज भी कॉन्टेम्पररी है, उसे पढ़ना चाहिए। और भी नाटककार हैं, अभी इमीडिएटली हम फट से उम्र हो गई है, नाम याद नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे हरिशंकर परसाई उनके नाटक हैं, उनकी लिखी हुई लेखनी है, उनके व्यंग हैं बहुत जबरदस्त। और जोशी जी, भिखारी ठाकुर का आपने बताया था, भिखारी ठाकुर का एक भिखारी ठाकुर तो उस जमाने में वो तो वो बांगवाड़ी स्टाइल, नौटंकी स्टाइल करते थे। भिखारी ठाकुर को अभी कहाँ पढ़ेंगे लोग, समय गुजर गया। यही सवाल थे। और तो और कोई विशेष प्रश्न हो जो नाटक से जुड़ा हो? टेलीफोन में बात कर लो। इस समय नाटककारों को ये कहूंगा कि वो आज की स्थिति पर, कोरोना वायरस पर नाटक जरूर लिखें। लिखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत इस समय की पुकार है, ये पूरा एक पीरियड है, पूरे विश्व में जो तकलीफ आई हुई है, इसका असर इंसान पर जो पड़ा है, ये अगर डिपिक्ट नहीं करेंगे तो ये मौका मिस हो जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, इप्टा के लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, खासकर कोकोनट जो बहुत बड़ा नाटक का ड्राइव कर रहा है, कि लोगों को इंस्पायर करे कि आज के मुद्दे पर नाटक लिखें। अलग अलग तरह के नाटक मिलेंगे आपको, घर के अंदर रहने वालों का, घर के बाहर रहने वालों का, उन काम करने वालों जिनको हम सैल्यूट करते हैं समय समय पर, डॉक्टरों का, नर्सों का, पुलिस का और एनजीओज का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कोकोनट को मैं विश करता हूं आपके इस प्रोग्राम को और ख्याति मिले, जो कि अब आने वाले दिनों में ज्यादातर ऑनलाइन प्रोग्राम होंगे या मास्क लगा के होगा भाइयों, क्योंकि ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और जितना हो सके घर के अंदर रहिए। खूब पढ़िए, प्लेज पढ़िए, साहित्य पढ़िए, बहुत कुछ पढ़ने को है, कविताएं पढ़िए। धन्यवाद। आज 6:30 बजे सुरेश शर्मा जी का भी लाइव है कोकोनट पेज पर ही। सुरेश शर्मा जी को बधाई देता हूँ। तो वो आपको बोलना 6:30 बजे इसी लाइन पर एनएसडी के डायरेक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, उन्हें आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं। आप ये प्रोग्राम चाय पे और रंगमंच पे जरूर सुनिए कोकोनट का। धन्यवाद।